बजट पर बड़ी लंबी चर्चा हुई और मेरे दो बड़े पसंदीदा मेहमान हैं, जैसे शरद कोहली जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, बड़ी सामान्य भाषा में आपको चीज़ों को समझाते हैं। इसी तरह मनीष गुप्ता जी हैं, टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। शरद जी, काफ़ी बातचीत हुई है अभी बहुत सारे मेहमानों से अलग अलग सेगमेंट्स पर। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि एक तो उद्योग जगत को ये उम्मीद है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले, कमाई पर ध्यान देना जरूरी है। बजट की जब भी बात होती है तो अपेक्षाएं खर्चे की बात होती है, भाई कमाना भी तो पड़ेगा, तभी तो बजट बैलेंस होगा। तो ये कमाई के लिहाज से आपको क्या लगता है, किन सेक्टर्स पर फोकस है और खर्चा किन जगहों पर किया जा सकता है जो मैंडेटरी आपको लगता है? देखिए, मुझे लग रहा है कि 50 लाख करोड़ से ऊपर का इस बार बजट होने वाला है। टोटल आउटले देखें और सरकारी खर्च जिसमें सुस्ती आ गई थी पीछे इलेक्शंस की वजह से, उस सरकार में उस खर्च में रफ्तार आएगी। पहली बात तो 4 पिलर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के। पहला होता है सरकारी खर्च, दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वो भी सुस्त पड़ गई थी, उसमें भी मुझे लगता है इस बार रफ्तार आने की उम्मीद है, या सरकार कुछ ऐसे पॉलिसीज लाएगी, ऐसे नीति लाएगी जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आगे आ सके, कंधे से कंधा मिला के वो चल पड़े। मुझे याद है वित्त मंत्री महोदया ने 2 साल पहले बोला था, अनलीश द एनिमल स्पिरिट, कि उन्होंने निजी क्षेत्र को बोला था कि आइए जोश से आप लोग भी खर्च करिए। जब हमने अपना कॉफर खोल दिया है, पर्स खोल दिया है, तो मुझे लग रहा है केपेक्स सरकारी इस बार 12 लाख करोड़ से ऊपर होने वाला है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए चाहे PLI स्कीम हो और कोई नई स्कीम लाई जाए, कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। नौकरियां उसी से आती हैं और आगे इंडस्ट्रियल। बट आपने जो अभी ये स्टेटमेंट दिया वित्त मंत्री ने पिछली बार जो कहा था, तो वो इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा क्यों नहीं? लेकिन बड़ा इसलिए बड़ा आसान जवाब है आपके सवाल का। मैं अगर मेरी आज एक छोटी सी एक कमरे की फैक्ट्री है मान लीजिए, और मैं कल को, आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी भाई, एक कमरे की फैक्ट्री से स्टार्ट किया था, आज इनकी चार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ऐसे कई आपको कहानियां। कैसे हो गई 4 फैक्ट्रियां? क्योंकि मेरी एक फैक्ट्री मांग को पूरा नहीं कर पा रही थी। मैं जो सामान बनाता था, आज मेरे पास इतने ऑर्डर्स आ गए कि मुझे 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4 और चौथी की भी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी। वो मांग की कमी दिखाई दे रही है। तो तीसरा इंजन जिसकी मैं बात कर रहा था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है। आज इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा हो तो 61% हमारी अर्थव्यवस्था कंज्यूमर स्पेंडिंग से हो गई है। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि आप कंज्यूम करेंगे तो माल बनेगा, दुकान से बिकेगा, दुकान बस से बिकेगा। यही तो है आज का सवाल, यही है। और कल के लिए मेरा आज 2 घंटे की चर्चा में मुद्दा एक ही है। आप जिसको कंजम्पशन कह रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूं बाइंग कैपेसिटी, यानी पैसा हो खीसे में कि खरीदा जा सके, तो मार्केट अपने आप बढ़िया हो जाता है, दिवाली बन जाती है। दिवाली पे होता क्या, खर्चा करता है आदमी, सजावट करता है, घर की रंगाई पुताई। ठीक वैसे ही पूरे देश में बाइंग कैपेसिटी। अब बाइंग कैपेसिटी किसकी? उस किसान की जो वैसे ही चुनौती से या बहुत अपेक्षाओं से भरा हुआ है, या फिर बाइंग कैपेसिटी किसकी? अपर मिडिल क्लास की। बाइंग कैपेसिटी किसकी? लोअर। ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे में मनीष जी आप बताएं मुझे, क्योंकि बाइंग कैपेसिटी के लिए तो उम्मीद की जाती है कि थोड़ा पैसा बच जाए, नए नए इन्वेस्टमेंट के अब तौर तरीके सोच रहे हैं, सर्विसेज वाले खास तौर पर। व्यवसाय की दुनिया बिल्कुल अलग होती है, वो लंबा खेलते हैं, रोजगार देते हैं, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए तो आगे भविष्य की चिंताएं रहती है, और अपनी सैलरी उससे कितना बचा के अपनी बाइंग कैपेसिटी को बढ़ा ले या तनख्वाह अच्छी मिल जाए। तो इसमें टैक्सेशन मुझे लगता है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। चलती रहती है जी। एक मिडिल क्लास आदमी, आम आदमी, यानी जिसकी तनख्वाह 50,000 से लेकर लगभग 8 लाख तक है, ऐसे आदमियों को हम आमतौर पर आम आदमी गिनते हैं, जबकि सही मायनों में ये रकम 50,000 से 3 लाख तक होनी चाहिए। ऐसे आम आदमी की स्थिति आज की डेट में ये होती है कि उसको सैलरी 50,000 से 80,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए। जिस साल उसकी सैलरी इनकम बढ़ी वो साल बराबर कर लेता है, उसमें से कुछ बच नहीं पाता, वो खर्च कर डालता है, क्योंकि जरूरतें ज्यादा हैं, बहुत सारी जरूरतें दमित हैं, रोकी हुई हैं, स्टे हैं। जैसे ही महीनों कहीं से 50,000 एक्स्ट्रा आ गए तो उस दिन उनकी लॉटरी लग जाती है, दिवाली आ जाती है, और वो या तो कार खरीद लेंगे, स्कूटर ले लेंगे, फ्रिज ले लिया, माइक्रोवेव ले लिया, AC ले लिया, ओवन ले लिया। अब स्थिति ये है, अब पैसे नहीं है तो लाइफ चल रही है, पैसे आ गए तो कुछ बेटर क्या होगा, कुछ खर्चा हो जाएगा। बीजेपी की सरकार ने इस नस को समझ लिया। उन्होंने कहा अगर हम अच्छा इनको टैक्स में बेनिफिट दे दें, और अगर इनके पास सपोज 62,000 रुपए बचे, तो ये 62,000 रुपए अगले महीने खर्च कर डालेंगे, चाहे बच्चों ने आइसक्रीम खानी हो, बर्थडे मनाना हो, या उनके लिए टॉय आएंगे, या उनके लिए बुक्स आएंगे, या नोवेल आएंगे, मूवी देखेंगे, नेटफ्लिक्स कुछ भी करेंगे।
और जब पैसा खर्च हुआ तो किसी एक के पास गया तो वहां से मनी मूव्स इन अनदर हैंड टू हैंड, इट मूव्स एंड इट क्रिएट्स अ सर्कल। जब मनी अपना सर्कल बनाता है तो हर स्टेज पर टैक्स क्रिएट करता है, हर स्टेज पर रेवेन्यू क्रिएट करता है, कुछ जगहों को छोड़कर। तो ऐसा सर्कुलेशन जब बनता चलता है तो एक तरफ वो जीडीपी को फॉर्म करता है और दूसरी तरफ सरकार के लिए हर स्टेज पर वो कलेक्शन करता है रेवेन्यू की, यानी टैक्स की। जी। तो सरकार को फायदा है कि अगर वो एक बार टैक्स छूट देते हैं किसी आदमी को, अगर मानो 7 लाख की टैक्स छूट कर दी, अगर ये टैक्स छूट 12 लाख तक की हो जाती है तो पूरे मिडिल क्लास के पास लगभग 60-70-80 हजार रुपया हो जाएगा। तो देश में एक साथ बड़ा पैसा जी, पंप होगा। कुल मिलाकर यह है कि टैक्स पर छूट मिले तो ये जो है फायदे का सौदा हो सकता है, और जो बाइंग कैपेसिटी की या एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन, माफ कीजिएगा, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। शरद जी, कैपेक्स की आपने, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की, बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कैसे ये कैपेक्स तय करेंगे कि आने वाले समय में ये बाइंग कैपेसिटी को भी बढ़ा पाए, आम लोगों की रोजगार जनरेट कर पाए, पैसा उनके पास ज्यादा एक आम आदमी के पास आए, ये कैसे हो पाएगा? मतलब कुछ थोड़ा सरल भाषा में बताएं इसको। डॉक्टर प्रवीण, जब मनीष बोल रहे थे ना और वो टैक्स पेयर्स की बात बोल रहे थे, 62,000 बचेगा, तो मुझे 2 लाइनें याद आ गई। आप इजाजत दे तो मैं उसको बोल दूं? आपकी इजाजत हो तो बोलूंगा। अवश्य अवश्य, इरशाद। उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं, ये टैक्स पेयर्स की तरफ से बोल रहा हूं मैं। वो क्या उम्मीद के चिराग जलाए बैठे हैं, हर ख्वाहिश को दिल में दबाए बैठे हैं। ये न्यू रजीम, ओल्ड रजीम की बात कर रहा हूं मैं, टैक्स की। आर्थिक आंधियां चाहे जितनी भी चलें, आर्थिक आंधियां चाहे जितनी भी चले, हम उम्मीद को दिल में जलाए बैठे हैं। तो देखिए, उम्मीद तो टैक्स पेयर्स को है। ये तो रही बात टैक्स पेयर्स की। उम्मीद तो हर बार ही रहती है, वो चाहेगा बचे। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं, केपेक्स को। देखिए, जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करते हैं, 1 रुपया खर्च किया हुआ डॉक्टर प्रवीण इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसका 8 टाइम्स मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, 8 गुना। आप एक सड़क बन गई, आप मेरे ख्याल दिल्ली एनसीआर से अपना चैनल चलाते हैं, नोएडा में आपका शायद स्टूडियो है। आप एक मान लीजिए, मैं उदाहरण ले लेता हूं, यमुना एक्सप्रेस वे नोएडा के पास से जाता है आगरा तक। वो इलाका सारा किसानी का इलाका होता था। एक सड़क बनने से आप देखिए क्या जादू हुआ है। एक वहां पर एयरपोर्ट बन गया है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वहां फिल्म सिटी बन रही है, वहां पर कितने अस्पताल बन गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, स्कूल बन गए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बन गए हैं। आप देखिए, एक सड़क ने, ध्यान दीजिएगा, एक सड़क ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन लगा दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मैं मानता हूं डॉक्टर प्रवीण कि एक जादुई छड़ी है। सरकार जब खर्च करती है तो उससे बहुत फायदा होता है, लोगों की जेब में पैसा भी पहुंचता है, नौकरियां जनरेट होती हैं, टैक्स की कलेक्शन बढ़ती है। मैं गिनवाते जाऊं तो शायद आपका बाकी का शो सारा का सारा इसी में। मैं तो एक शो करूंगा आपके साथ में। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी टिप्स भी देते हो, लेकिन आपने जो बात कही ना, मुझे एक चीज आ रही, तो आपकी इजाजत से मैं मनीष जी को इसमें इन्वॉल्व करते हुए एक पूछना चाहूंगा कि मनीष जी, आजकल मैं देख रहा हूं कि थोड़ा पैसा और हो तो हम तनख्वाह के अलावा इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर आजकल मैं देख रहा हूं एसआईपी को लेकर, और खूब डिजिटल ज्ञान भी चल रहा है, और लोग देख रहे हैं और बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं कि भाई थोड़ा और पैसा आ जाए, इस पर रिटर्न मिल जाए, सेविंग बढ़ जाए, इन सारी चीजों पर भी खूब जमकर लगे। ये आपको लगता है कि ये उनकी स्थिति को बेहतर करेगा, या फिर हार्ड मेहनत करने के बाद में जो पैसा और फिर उससे अपनी कंजम्पशन की पावर को बढ़ाना, ये करेगा? इसको थोड़ा सा बताएं आप, वर्तमान दौर और संभावनाएं। डॉक्टर प्रवीण, जैसा कि मैं अपने क्लाइंट्स को अगर देखता हूं तो हर क्लाइंट का नेचर अलग है। तो जाहिर है कि जनता का भी पैसे की स्पेंडिंग को लेकर माइंडसेट अलग अलग है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है एज फैक्टर, यानी जो 20 से 30 का बंदा है, 35 तक का बंदा है, वो इमीडिएट स्पेंडिंग में, फैमिली पर, रिलेशनशिप में, लाइफ स्टाइल पर खर्च करना ज्यादा यकीन करता है। 35 से 40 का बंदा सबसे पहले मकान और कार पे इन्वेस्ट करता है, पहले मकान पर करता है, और किसी के पास मकान हो जाता है तो वो दूसरे मकान को ट्राई करता है, और उसके बाद 40 के बाद का बंदा वो इन्वेस्टमेंट पर प्लान करना शुरू करता है। कुछ लोग 35 से भी एसआईपी लेना शुरू कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या जो 80C की 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में उसको LIC ले ली, इंश्योरेंस ले लिया, कुछ मेडिकल ले लिया, कुछ कर लिया। पैटर्न ये है कि 40 साल के बाद आदमी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में चला जाता है। तो ऐसे हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें टोटल जो सरकार के पास पैसा टैक्स छोड़ेगी सरकार,
वो पैसा सर्कुलेट होगा और अलग अलग एक्टिविटीज में खर्च होगा। जो इन्वेस्टमेंट वाला ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट ही करेगा, वो कुछ और नहीं ठीक है, करेगा। आपने इसको डिफाइन कर दिया कि अलग अलग एज ग्रुप से चलता है। लेकिन शरद जी, क्योंकि आप इस विषय पर पहले भी मेरी आपसे इस पर बात हो चुकी है, मैं चाहूंगा आप भी इस पर थोड़ा प्रकाश डालें कि कैसे आदमी अपनी वेल्थ को क्रिएट कर रहा है, बाइंग कैपेसिटी को आज के दौर में मजबूत कर रहा है या कर सकता है, और सरकार और बजट उसमें कैसे मददगार। देखिए, टैक्स का मनीष ने बताया आपको, अगर टैक्स की रियायत मिलती है, पर इसमें डॉक्टर प्रवीण एक समझने वाली बात यह है कि हमारी जिस टैक्स पेइंग कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, 8-10 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई थी। उसमें से जो असल में टैक्स देने वाले हैं, असल में जिनकी जेब से टैक्स निकल के जाता है, रिटर्न खाली फाइल नहीं करना, उनकी गिनती 2-2.5 करोड़ के आसपास है। उनके घर के परिवार के 4-5 और लोग मिला लीजिए, कुल मिला के 10 करोड़ टैक्स पेइंग फैमिली मेंबर्स हो गए अगर मैं बात करूं तो देखिए उनकी गिनती। और मिडिल क्लास का साइज हमारा, डॉक्टर प्रवीण बहुत जरूरी बात मैं बोल रहा हूं, हालांकि ऑफिशियल एस्टिमेट कहता है कि करीब 40-42 करोड़ है, पर मेरा अनुमान है कि मिडिल क्लास आपकी करीब करीब 60 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, क्योंकि वो 25 करोड़ लोग जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए, वो आज आपके लोअर मिडिल क्लास में आ गए हैं। और जिन 80 करोड़ लोगों को आप गरीब कल्याण योजना का अन्न दे रहे हैं, उनको हम मिडिल क्लास तो कहेंगे नहीं, उनका तो नाम ही गरीब कल्याण योजना है। तो अगर 140, बड़ी सीधी कैलकुलेशन है डॉक्टर प्रवीण, ध्यान दीजिएगा, 140 करोड़ की आबादी में से अगर हम 80 करोड़ निकाल देते हैं तो मेरे हिसाब से 60 करोड़ लोग इस समय मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। इनमें से 2 करोड़ लोग मात्र टैक्स देते हैं, जो कि 22-24 लाख करोड़ साल की टैक्स कलेक्शन हो जाती है डॉक्टर प्रवीण। जीएसटी तो हर आदमी देता है, पर मैं यहां डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। तो आप देखिए कि अगर आपको उनकी इनकम बढ़ानी है तो आपको महंगाई पर हमला करना पड़ेगा। अगर महंगाई कम नहीं होगी, क्यों कंजम्पशन डाउन हुई? क्योंकि महंगाई खाने पीने की चीजों पे इतनी बढ़ गई कि लोगों की जो किचन की बनिए को लिस्ट देते हैं ना डॉक्टर प्रवीण, जो आप किचन से महिलाएं निकाल के देती हैं कि फ्रिज में पर सर महंगे महंगे देश हैं दुनिया में, महंगे और महंगे महंगे देश हैं, वहां बाइंग कैपेसिटी या जिसको आप कहते हैं ना कंज्यूमर की पावर, वो ज्यादा, तो कंज्यूमर की पावर बढ़ती रहे इन्फ्लेशन के साथ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैं ये इकोनॉमिक्स इतनी जानता हूं बस। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं आपकी बात का। देखिए, अगर आपकी इनकम लिमिटेड रहेगी और अगर आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे महंगाई की वजह से, तो लाजमी बात है आपके हाथ में बचत नहीं आएगी, आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। लोगों ने बचत, मैं उदाहरण दूंगा, जो 2 लीटर दूध लेता था वो 1 लीटर लेने लग गया, जो 2 किलो दाल लेता था वो 1.5 किलो दाल लेने लग गया। तो ये देखिए, जब खर्चे बढ़ेंगे तो आपको कटौती करनी पड़ेगी। सबसे बढ़िया प्लानिंग जो घर की गृहिणियां करती हैं, उनसे बढ़िया कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर सकता, बजटेड एक्सपेंडिचर प्लानिंग नहीं कर सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि महंगाई, जहां एक तरफ हम इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स की बात कर रहे हैं, हमें बजट में ऐसे कदम देखने को मिलने चाहिए जो कि महंगाई पर पुख्ता। मैं तो सर कह रहा हूं कल थोड़ा सा समय निकाल कर रखिएगा, क्योंकि बजट जब आ जाता है ना तो उसके बाद में आपका समय कल व्यस्त रहेगा, मैं जानता हूं, पर हमारे लिए समय निकालिएगा तो ज्यादा और कुछ बढ़िया बातचीत इस पर हम कर पाएंगे। मनीष जी, चलते चलते एक कमेंट आपका भी इस पर कि उम्मीद की किरणें जो हैं वो तो दिखाई देती हैं, और हमने काफी उम्मीद पाल भी रखी है, वो एक शेर के माध्यम से शरद जी ने बताया भी। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी उम्मीदें जो हैं वो अपेक्षित हैं कि पूरी हो जाएंगी कल? अनम्यूट करिए सर, अगर म्यूट है तो आपकी आवाज नहीं आ रही। अमेरिका में इकोनॉमिस्ट हुए, उनका नाम था जॉन लॉफर्स। तो उन्होंने, लॉफर्स ने एक लॉ बनाया था और उसमें उन्होंने लिखा कि जितना टैक्स का रेट कम होगा, देश की टैक्स कलेक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर सरकार इस लॉफर्स लॉ को समझ जाती है तो रिजल्ट ये होगा कि टैक्स का रेट कम और टैक्स कलेक्शन ज्यादा, यानी दोनों आम के आम और गुठलियों के दाम। ठीक है, तो कल ये उम्मीद कर सकते हैं कि टैक्स में एक छूट, और इसी की उम्मीद होती है। देखिए, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, टैक्स का क्या हुआ, 3 चीजें हैं। आम आदमी को मोटा मोटा इससे लेना देना होता है, लेकिन कुछ और मुद्दे रहेंगे जिनको हम डिटेल में समझेंगे। मैंने जैसा कहा, कल जब बजट आ भी जाता है, उसके बावजूद कई ऐसी चीजें होती, गूढ़ बातें होती, जिनको धीरे धीरे आपको डिकोड करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और इसमें शरद जी और आप जैसे एक्सपर्ट हमारा सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आपका, मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारत का बजट में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल सबसे बड़ा कवरेज लगातार बजट पर आप देख पाएंगे, और इसी तरह जैसे हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, कल इसको भी समझने का प्रयास करेंगे, कितनी उम्मीदें पूरी हुई, कितनी उम्मीदें बची हैं, और 2047 तक जो विकसित देश बनाने का सपना है, उसकी तरफ ये बजट कितना बड़ा कदम दिखाई पड़ता है। अभी के लिए इतना ही।